हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी मैथ्स की क्लास को शुरू करने से पहले जो आप नया सेशन शुरू हो रहा है आपका, उसमें आप गणित बिल्कुल एक नई तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप गणित का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लें कि आपके फर्स्ट ईयर में है क्या क्या। मुख्यतः गणित में 3 पेपर है। पेपर फर्स्ट आपका एल्जेब्रिक पोर्शन है, जिसमें आपके 2 बुक्स है। पहली बुक है ग्रुप थ्योरी और दूसरी बुक है मैट्रिसेस। सेकेंड पेपर है आपका पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलस, जिसमें पहली बुक का नाम भी कैलकुलस है, कलन, तथा सेकेंड बुक है आपकी अवकल समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। और थर्ड पेपर में आपका पूरा ज्योमेट्रिकल पोर्शन है। ज्योमेट्री जी, और इसमें आपके जितने भी 2D सरफेसेस हैं और जितने भी 3D सरफेसेस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुख्यतः आपके जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उन बुक्स में 6 बुक्स हैं आपके टोटल फर्स्ट ईयर में। ग्रुप थ्योरी, मैट्रिसेस, पेपर सेकंड कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कलन, अवकल समीकरण फर्स्ट, और थर्ड पेपर है आपका 2D और 3D। इन सभी पे चर्चा शुरू करने से पहले मैट्रिक्स आपने बेसिक है, आपने 12th 11th लोअर क्लासेस में पढ़ भी रखा है। ग्रुप थ्योरी आपके लिए एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आपने बहुत कम चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे यहाँ समझाने की। फिलहाल हम शुरू करेंगे कैलकुलस से, क्योंकि ये जो पेपर है, पेपर सेकंड जो है, वो आपके स्कोरिंग पेपर है। जब भी मैथमेटिक्स का एग्जाम आपके होगा तो उसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन और सबसे सॉल्यूशन करने लायक क्वेश्चन इस पेपर से आएंगे। बाकी पेपर के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, पर उसमें कन्फ्यूजन बच्चों को ज़्यादा होता है, जो कि कैलकुलस में बहुत कम होता है। अगर आपको मेथड पता है तो मेथड के अनुसार आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, और कुछ मेथड ऐसे हैं जो कोई बताए या ना बताए आपको अपने आप आते हैं पहले से। तो सबसे पहले हम कैलकुलस से शुरू करेंगे। कलन नाम में ही है कैलकुलस, मतलब कैलकुलेशन। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। वो बात अलग है, यहाँ पर कैलकुलेशन मैथमेटिकल जोड़ बाकी गुणा भाग वाले ना होके थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स आएंगी, जिसमें डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन और थोड़ा सा एल्जेब्रिक पोर्शन आएगा। तो आप उसके हिसाब से देखें, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पेडल इक्वेशन। पेडल इक्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं पदिक समीकरण। पदिक समीकरण, अब पेडल इक्वेशन क्या होता है, किस चीज के लिए होता है, ये सब चीजें अपन जैसे जैसे आगे आएगा उसमें पढ़ते रहेंगे। बट पेडल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन इसका करते कैसे हैं। तो पेडल इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स, आप सबने कोऑर्डिनेट्स पढ़ रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स 2 होते हैं, कार्टेशियन और पोलर।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी बिंदु की स्थिति किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु से एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष द्वारा इंगित की जाती है। मतलब क्या है, मूल बिंदु कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। दोनों अक्ष जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से राइट हैंड साइड की तरफ एक्स अक्ष होता है जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ वाई अक्ष होता है। तो यहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है। यहां पर एक्स डैश जो काल्पनिक है इसको नेगेटिव कहते हैं इस तरफ, और यहां पर भी वाई डैश ये भी होता है नेगेटिव। तो ये चारों अक्षों के, इन दोनों अक्षों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको कहते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। मतलब यहां पर वो पॉइंट 0 0 है। अब किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर मान लो एक्स वाई प्लेन में कोई बिंदु है, तो इसकी स्थिति कैसे दर्शाएंगे कि ये मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कितना दूर है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर इसकी दूरी को कहते हैं एक्स अक्ष पर इसकी दूरी, और मूल बिंदु से वाई अक्ष की तरफ इसकी जो दूरी होती है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। यहां पर सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई। अगर मान लो ये x यहां पर 3 है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3, और यहां पर 2 है तो 3 और 2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इसी प्रकार अब ये तो हो गया कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अब आता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ध्रुव। इसमें होता है किसी बिंदु की स्थिति ध्रुवांतर रेखा, आरंभिक रेखा का ध्रुवांतर रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा का आरंभिक रेखा से बने कोण थीटा। ध्रुवांतर रेखा को r तथा ध्रुवांतर रेखा का आरंभिक रेखा से बने कोण को थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। कैसे, यहां पर सबसे पहले जैसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में दो अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। वैसा ही प्रतिच्छेद तो नहीं करते हैं बट एक मूल बिंदु होता है जिसको ध्रुव कहते हैं, ओ इसको कहते हैं ध्रुव। इस मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा होती है, सरल रेखा, जिसको आरंभिक रेखा कहते हैं, इसको कहते हैं आरंभिक रेखा। मूल बिंदु से या ध्रुव से एक रेखा ऊपर की तरफ भी जाती है जिसको कहते हैं हम ध्रुवांतर रेखा। जिसे कहते हैं रेडियस वेक्टर।
आरंभिक रेखा को कहते हैं इनिशियल लाइन, और इसको पोल। अब इसको तो हम व्यक्त करते हैं आर से। यहां पर कोई बिंदु पी है। अब इस पी की पोजीशन कैसे व्यक्त करते हैं? जब कार्तीय निर्देशांक पद्धति में थे, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थे, तब O से x पर कितना दूर है और O से y पर कितना दूर है, वो उस बिंदु P की स्थिति होती थी। तो यहां पर मूल बिंदु क्या है? इसका ध्रुव। तो ध्रुव से P की स्थिति कैसे दर्शाएंगे? तो ये जो आरंभिक रेखा P की तरफ जा रही है, तो ये आरंभिक रेखा पर कितना, ध्रुवांतर रेखा पर कितना दूर है? एक तो उसकी स्थिति, और किसके सापेक्ष? ध्रुवांतर रेखा पर तो दूर है, पर किसके सापेक्ष है? इस आरंभिक रेखा के। तो इस आरंभिक रेखा से ध्रुवांतर रेखा पर बने कोण की स्थिति के आधार पर इसकी पोजीशन दर्शाएंगे। तो एक तो ध्रुवांतर रेखा से दूरी और आरंभिक रेखा से ध्रुवांतर रेखा पर बना कोण, इन दोनों की जो स्थिति होगी वो इस बिंदु P के निर्देशांक होंगे। किसमें? पोलर कोऑर्डिनेट में। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं इसको। अब दोनों अगर मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, दोनों में बिंदु P की स्थिति भी अलग अलग रूप में दर्शाते हैं। यहां पर x और y में है, वहां पर r और थीटा में है। अगर इन दोनों में संबंध स्थापित करना चाहें तो कुछ इस प्रकार होगा। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट कैसे? सपोज ये कोई मूल बिंदु है। अब ये मूल बिंदु भी कहते हैं, इसको दो नाम ले लेते हैं, मूल बिंदु और ध्रुव। ये दोनों एक ही बिंदु है, मूल बिंदु भी यही है और ध्रुव भी यही है। और यहां पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x, y और r, थीटा। एक्स वाई भी है और आर थीटा भी है। तो देखो, जब एक्स वाई है तब तो यहां पर ये काम करेगा। ये तो डिस्टेंस हो गई x, ये डिस्टेंस हो गई y, और यहां से अगर मान लो मैं इसको मिला दूं तो ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट का थीटा हो गया और ये हो गया r। तो देखो, हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है? इन दोनों में रिलेशन स्थापित करना है। तो r और थीटा की वैल्यू निकालें x और y के टर्म में, ये भी पॉसिबल है, या x और y की वैल्यू निकालें r और थीटा की टर्म में, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमारे पास, आप सबने पढ़ रखा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमें पता चलता है कि यहां पर ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल OAB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? R, परपेंडिकुलर Y और बेस, ये तीन चीजें हैं। अब हमें निकालना क्या है? इन दोनों रिलेशन। तो अगर मैं इस x को r से रिलेट करूं, जैसे x अपॉन r कर लूं सपोज, तो क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा होता है तो x अपॉन r इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो गया? r कॉस थीटा। तो ये क्या है? x एक्सिस और पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर y अपॉन r इक्वल टू करूं तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर इक्वल अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा होता है। y अपॉन r इक्वल टू साइन थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो गया? r साइन थीटा। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। कि अगर मान लो आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना हो, या पोलर कोऑर्डिनेट में उसकी वैल्यू निकालनी है, बट वैल्यूज आपको दे रखी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के x को r cos थीटा लिख सकते हो
और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के y को r sin थीटा लिख सकते हो। इसका दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के x को पोलर कोऑर्डिनेट के r और थीटा में लिखना और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के y को पोलर कोऑर्डिनेट के r और थीटा में लिखना। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। तो इसे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और रिलेशन बिटवीन पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। जब भी जहां पर भी पैरामेट्रिक इक्वेशन की जरूरत पड़े आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ये तो होगी सारी बेसिक चीजें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, किस प्रकार इनके रिलेशन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद आपका शुरू होता है पेडल इक्वेशन का सबसे पहला टॉपिक, और उस टॉपिक में आपको सबसे पहले फाइंड करना है। फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कर्व क्या होता है, क्योंकि पेडल इक्वेशन में आपका जो भी चीजें चलेगी वो सारी चलेगी एक कर्व के इर्द गिर्द। What is a curve? कर्व क्या होता है? कर्व एक फंक्शन होता है। सपोज कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स या r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। कोई भी फंक्शन है, या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी ले सकते हो, पोलर कोऑर्डिनेट में भी ले सकते हो, जिसमें भी आपको सुविधा लगे। मैं इनिशियली आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही बताऊंगा कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं। कर्व क्या होता है, आप सबने ग्राफ पहले पढ़ रखा है। ग्राफ में क्या होता है कि y की अलग अलग वैल्यूज के लिए कोई फंक्शन x का दे रखा है, उसकी अलग अलग वैल्यूज मिलती है। उन वैल्यूज को अगर आप ग्राफ में दर्शाओगे तो वो कहलाता है कर्व। पर वहां वैसे ही काम यहां पर है। यहां पर क्या होता है, कर्व काम होता है बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को लेके जो कर्व डिफाइन होता है उसको देखेंगे अपन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मूल बिंदु। अब देखो y की अलग अलग वैल्यू, मतलब 0 से जब मैं y की तरफ बढ़ूंगा ऊपर की तरफ तो x की कुछ वैल्यूज बढ़ेगी, कम होगी, स्टेबल रहेगी, कुछ भी हो सकता है। तो y की अलग अलग वैल्यूज के लिए x की कितनी वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज में अंतर कितना है, उसके आधार पर सपोज y की वैल्यू 0 के लिए कर्व का मान 0 है, पर जैसे ही y की वैल्यू बढ़ी कर्व का मान बढ़ता गया। ये कोई सपोज कर्व है एक कि y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक x का फंक्शन है जिसके लिए अलग अलग वैल्यूज है। y की अलग अलग वैल्यूज के लिए x की अलग अलग वैल्यूज होती है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब इस कर्व को लेके ही हम आगे की सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पेडल इक्वेशन में सबसे पहली चीज है कर्व। अब इस कर्व पर सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक बिंदु पर। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट किसी कर्व को या किसी स्ट्रक्चर को प्रतिच्छेद न करते हुए सिर्फ छूकर निकलने वाली रेखा जो होती है वो उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। मान लो ये है स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा। अब कर्व आपको डिफाइन कर दिया कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। वो एफ एक्स कैसे डिफाइन होगा कि y के अलग अलग वैल्यूज के लिए x के अलग अलग जो वैल्यू आएगी उनको जब आप ड्रॉ करोगे तो जो कर्व बनेगा वो आपके वही स्ट्रक्चर होगा। अब आपको फाइंड क्या करना है कि आप जब इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इस टेंजेंट का जो एंगल है वो इस इनिशियल लाइन से क्या होता है। अगर इसको एक्स एक्सिस ना मान के इसको मानूं आरंभिक रेखा, ये अगर आरंभिक रेखा है तो किसी कर्व पर जो कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जब इनिशियल लाइन पे क्रॉस करता है तो उस इनिशियल लाइन से
टेंजेंट का एंगल क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, या रिलेशन बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टेंजेंट लाइन। तो हम ये डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टेंजेंशियल लाइन। अब मैंने आपको बता दिया कर्व क्या है, कर्व पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले वही डायग्राम वापस बनाएंगे अपन। ये इनिशियल लाइन है, ये पोल है, यहां पर कोई कर्व है इस प्रकार से, ये इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने। कर्व y इक्वल टू है एफ एक्स। सबसे पहले लेट एनी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड लेट अस define a curve, any curve y इक्वल टू एफ एक्स एंड p बिंदु पे मान लो कर्व जो है, टेंजेंशियल लाइन जो है वो इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। थोड़ा सा मैं इसको आसान बना देता हूं ताकि जब डायग्राम पूरा बने तो समझ में आएगा आपको। ये यहाँ पर कोई बिंदु P है जो कर्व पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रही है टेंजेंशियल लाइन इसकी, एंड PT बी द टेंजेंट ऑन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। PT जो है उस y इक्वल टू एफ एक्स पर कोई टेंजेंट है। नेक्स्ट, अगर ये टेंजेंट है ये कर्व पर और कर्व को P पॉइंट पर मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, एंड O be the pole and OP is equal to R। इसका OP जो है वो R के बराबर है, एंड लेट एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर माना कि कोई कर्व है एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और पी टी उस पर एक स्पर्श रेखा है। टेंजेंट को स्पर्श रेखा कहते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। ओ ध्रुव है और ओपी इक्वल टू आर होता है, और मान लिया हमने कि एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस वेक्टर स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के बीच
का कोण एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू फाइव। ये मान लिया मैंने कि ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने मान लिया फाइव, कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना है, फाइव। साथ ही यहां पर एक और चीज मान लेते हैं, एंड लेट एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड इनिशियल लाइन माना स्पर्श रेखा तथा आरंभिक रेखा के बीच कोण। क्या माना हमने कि इन दोनों के बीच का जो कोण है इसको मान लेते हैं ओ पी पी टी एक्स। एंगल पी टी एक्स इक्वल टू साई। ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने मान लिया साई। अब एंगल स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच के कोण को तो मैंने माना फाई, और स्पर्श रेखा और आरंभिक रेखा के बीच के कोण को मैंने माना साई। अब आप सबको एक प्रमेय पता होगी, छोटी क्लासों में पढ़ी है हमने, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यहां पर हम बताने के लिए ही हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है, मतलब देखें यहां पे, यही ट्रायंगल मैं यहां पर वापस ले रहा हूं, ओ पी टी। ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा है अपना, ऐसे। ये P है, ये O है और ये T है, और यहां पर एंगल बन रहा है साई, ये एंगल बन रहा है फाई और ये एंगल थीटा। अब प्रमेय क्या कह रही है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके सम्मुख कोणों के बराबर होता है। ये बाह्य कोण है, T जो कोण है ये बाह्य कोण है। अब इस कोण का मान क्या होगा, इसके अंदर जो कोण है इसके सम्मुख दोनों कोणों का योग। तो मतलब इस प्रमेय के अनुसार मैं साई को ऐसे लिख सकता हूं कि साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। यहां पर हम लिख सकते हैं साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो प्रमेय क्या कहती है कि त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान उसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। कुछ इस प्रकार से इसको हम नोट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है कि इस एंगल साई का, ये साई जो एंगल बना रहा है इससे वो कितना बनाएगा, तो वो हम देखते हैं अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे लिखने में थोड़ी सुविधा हो। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। आगे देखते हैं। टेकिंग 10 बोथ द साइड, दोनों पक्षों का
tan लेने पर इक्वेशन 1 समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, tan psi इज इक्वल टू tan थीटा प्लस फाई, tan psi इक्वल टू tan थीटा प्लस फाई। अब एक सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपातों में कि tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये एक त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र है जो हम यहां पर अप्लाई करेंगे, इसको नोट कर लेना। tan psi इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a का मान कितना है थीटा, तो tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ये इसका मान हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan psi की, पर ये पूरी वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि यहां पर थीटा का मान भी दे रखा हो, फाई का मान भी दे रखा हो और psi का मान भी दे रखा हो। इन तीनों में से कोई दो मान दे रखे ऐसे जरूरी भी नहीं है, बट आपको इस p की पोजीशन जरूर दे रखी हो सकती है, चाहे वो एक्स वाई में हो चाहे वो आर थीटा में हो। तो इन दोनों पोजीशन में जो भी दे रखी हो उसका यूज करेंगे। तो यूजिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमें पता है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। साथ ही जब हम स्लोप की बात करें, टेंजेंट की बात करें, टेंजेंशियल लाइन की बात करें, तो टेंजेंट ऑफ एनी लाइन और स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू भी कह सकते हैं dy बाय dx, बट इस dy बाय dx को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास x का मान थीटा में है, y का मान थीटा में है, तो dy को लिख सकता हूं मैं dy बाय डी थीटा और अपॉन dx को dx बाय डी थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, दिस इज इंप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में डी थीटा से भाग दे दिया अपन ने, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू है तो यहां से dx बाय डी थीटा निकाल सकते हैं, y की वैल्यू है तो y की वैल्यू से dy बाय डी थीटा निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान लो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाय डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 एंड 4। अगर 3 और 4 को डिफरेंशिएट करें तो 3 के डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 dx बाय डी थीटा इक्वल टू
आर कॉस थीटा, जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मल्टीपल फंक्शन है आर और थीटा का मल्टीपल फंक्शन है, जहां पर आर की वैल्यू भी थीटा का फंक्शन काम करेगी। तो आर कांस्टेंट रहेगा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहेगा और आर का होगा डी आर बाय डी थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू आर डैश कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 4 डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आर भी एक थीटा का फंक्शन है और साइन थीटा ऑलरेडी थीटा का फंक्शन है, तो यू इंटू वी मेथड से, मल्टीपल फंक्शन मेथड से पहले आर को एज इट इज रहने देंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एज इट इज रहने देंगे और आर का डिफरेंशिएशन होगा डी आर बाय डी थीटा। यहां पर लिख दो वेर डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू आर डैश। तो यहां पर भी सिंप्लीफाई करके अगर लिखें डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर डैश साइन थीटा। इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। अब हमारे पास टेन थीटा का वैल्यू जो था, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी वाई बाय डी एक्स बाय डी थीटा। अब थीटा की जगह मैं यहां पर एक काम करता हूं, साइड ले लेता हूं, रीजन बताता हूं आपको। क्योंकि जब हमने ट्रायंगल बनाया था तो वहां पर एंगल किसका निकालना था, इनिशियल लाइन का और टेंजेंट का। तो ये जो एंगल है वो तो साई है और थीटा क्या था, मूल बिंदु से ये थीटा था, तो हमें एंगल निकालना कौन सा है, साई। तो स्लोप का एंगल कौन सा होगा, ये होगा। तो स्लोप का एंगल क्या है, साई। तो टेन साई बराबर ये वैल्यू रखेंगे अपने। अब हमारे पास डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू है, डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू है। इन सभी वैल्यूज को, इसको इक्वेशन 5 नाम दे दो, ये हो जाएगी 6 और ये 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वैल्यूज किस में रखेंगे, इक्वेशन 5। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, डी वाई बाई डी थीटा का आर कॉस थीटा प्लस आर डैश साइन थीटा डिवाइड बाय आर डैश कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। ये वैल्यूज हमारे पास आई। अब हमें क्या करना है कि इस वैल्यूज के लिए मैंने क्या किया, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ने में सुविधा होगी। टेन साई का जो मान आया है उस मान के लिए हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय आर डैश कॉस थीटा। आर डैश कॉस थीटा से दोनों पक्षों में अगर हम डिवाइड करें तो क्या होता है देखते हैं। अंश व हर में आर डैश कॉस थीटा से भाग, तो क्या हो जाएगा, टेन साई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा अपॉन आर डैश कॉस थीटा प्लस आर डैश साइन थीटा अपॉन आर डैश कॉस थीटा।
डिवाइड बाय आर डैश कॉस थीटा अपॉन आर डैश कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा अपॉन आर डैश कॉस थीटा। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आर डैश से आर डैश कैंसिल हो गया, तो टेन साई इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल, तो आर अपॉन आर डैश प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस आर अपॉन आर डैश टेन थीटा। इक्वेशन 9। अब इससे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 एवं समीकरण 2 से क्या है, टेन साई इज इक्वल टू टेन फाई प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन फाई टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा की जगह टेन थीटा है, 1 की जगह 1 है, बट टेन फाई की जगह क्या आया, आर अपॉन आर डैश, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो टेन समीकरण 2 एवं 9 की तुलना करने पर टेन फाई की जगह क्या आया, आर अपॉन आर डैश, तो टेन फाई इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश। आर डैश क्या है, डी आर बाय डी थीटा, तो टेन फाई इज इक्वल टू आर अपॉन डी आर बाय डी थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। और यही क्या है, आपके रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल लाइन और इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन और टेंजेंशियल लाइन के बीच का रिलेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।